Since we have very short period to complete our course, so I have decided to keep it very crispy. मीन्स 90 डेज का अगर हमारे पास टाइम है और 40 मार्क्स का जीएस तैयार करना है और 80 मार्क्स का अपना कोर्स तैयार करना है, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करना है, जिसमें अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ अपने सब्जेक्ट की, तो इसमें 30 राइटर्स हैं। अदर टॉपिक्स लेके 12 टॉपिक्स अगर आप और ले लीजिए, सेक्शन ए में है। सेक्शन बी में 13 टॉपिक्स हैं। टोटल 55 टॉपिक्स हैं हमारे पास और डेज है 90। तो हम लोग डे वाइज इसको एक एक चैप्टर लेंगे और कंप्लीट करेंगे। और आज हम लेते हैं जेफरी चौसर को, और मैंने पर्पसली हिंदी में लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि हम लोग का पहले एक बेस तैयार हो जाए, फिर हम लोग इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। इनकी रचनाएं हैं द रोमाउंट ऑफ द रोज, बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम, एनालिटिया एंड आईसाइट, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायल्स एंड क्रिसेड, द लीजेंड ऑफ गुड विमेन एंड कैंटरबरी टेल्स। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट जेफरी चौसर। 1343 टू 1400 इंग्लिश लैंग्वेज के पहले कवि माने जाते हैं, राइटर और फिलोसोफर एवं राजनयिक माने जाते हैं। उनके साथ ही इंग्लिश लिटरेचर का मॉडर्न एज शुरू होता है। कैंटरबरी टेल्स उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी रचनाएं साहित्य के अतिरिक्त जीवन के व्यापक क्षेत्र में नए मोड़ का संकेत करती हैं। जॉन ड्रायडन कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जॉन ड्रायडन ने चौसर को अंग्रेजी कविता का जनक भी कहा है। चौसर का जन्म लंदन में 1340 के लगभग हुआ था। इनके पिता जो थे वाइन के व्यापारी थे। 17 इयर्स की एज में इन्होंने इंग्लैंड के राजा एडवर्ड थर्ड के पुत्र एस्टर के अर्ल के परिवार में नौकरी कर ली। इस प्रकार इन्हें कोर्ट का यानी कि राज दरबार के तौर तरीकों की अच्छी जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला, जिसका उपयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। राज परिवार की नौकरी ने इनकी साहित्यिक प्रतिभा के विकास के कुछ और भी अवसर दिए। आफ्टर 2 इयर्स, 2 वर्ष के बाद इन्हें युद्ध के लिए भी फ्रांस जाना पड़ा, जहां इन्होंने कुछ दिन फ्रांसीसी शत्रुओं की कैद में बिताए। यह यात्रा इनके साहित्यिक जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस समय की जो फ्रांसीसी कविता थी उसमें कृत्रिमता का दोष होते हुए भी उसमें जो ब्यूटी था, जो सौंदर्य था, जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज थी, कलात्मकता के गुण थे, वो भी थे। चौसर ने अपने साहित्यिक जीवन तत्कालीन फ्रांसीसी कविता को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली रचना रोमन डे ला रोज के अनुवाद से किया। फ्रांसीसी कविता का और विशेषता इस काव्य ग्रंथ का अमीर प्रभाव उनकी प्रारंभिक रचनाओं पर ही नहीं, वरन जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाली अंतिम और सर्वोत्तम रचना कैंटरबरी टेल्स पर भी देखने को मिलता है। राज दरबार में चौसर को अपनी कार्यकुशलता के फलस्वरूप पर्याप्त ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। 1372 के करीब इन्हें कुछ महत्वपूर्ण पूर्ण व्यापारिक मंत्रणा के लिए इटली भेजा गया और 6 साल बाद इन्होंने इटली की दूसरी बार यात्रा की। इटली की यात्रा ने इनके साहित्यिक जीवन को एक नया मोड़ दिया। इसी के फलस्वरूप ये फ्रांसीसी प्रभाव से मुक्त हो सके। अब इनकी प्रेरणा का स्रोत क्या था? इटली के प्रसिद्ध कवि और कथाकार दांते, पेट्रार्क तथा बोकेशियो हो गए थे। इन पर सबसे अधिक प्रभाव बोकेशियो का ही पड़ा। ट्रायलर्स और क्रेसिडा के जो ट्रेजिडी थी, दुखांत कहानियां थी, ये चौसर ने बोकेशियो से ही ली है। चौसर की अंतिम और सर्वोत्तम रचना जो मानी जाती है कैंटरबरी टेल्स में हम उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति पाते हैं। इस ग्रंथ की रचना के समय तक उन्होंने फ्रांसीसी तथा इटालियन साहित्यिक प्रभावों को पूर्णतः आत्मसात कर लिया था। कैंटरबरी टेल्स में चौसर किसी विदेशी साहित्यिक शैली का अनुसरण न कर जीवन के अपने अनुभव तथा व्यापक अध्ययन के आधार पर मौलिक रचना प्रस्तुत करते हैं। स्त्रियों तथा वैवाहिक जीवन के संबंध में इन्होंने सामान्यतः कुछ व्यंग्यात्मक ढंग से लिखा है। इनकी पत्नी का नाम फिलिपा था और चौसर की जो डेथ है वो 1400 में हुई। चौसर की पूरी लाइफ स्पैन में, जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स हुए थे, घटनाएं हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का लगभग 100 इयर्स तक चलने वाला युद्ध,
जिसमें इन्होंने स्वयं पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, लेकिन उनकी कविता में न इस युद्ध का उल्लेख है और न शत्रुओं के विरुद्ध दुर्भावना की अभिव्यक्ति है। इसी समय किसानों का विद्रोह तथा विनाशकारी प्लेग जैसी ऐतिहासिक महत्व की घटनाएं हुई, लेकिन इनका भी कोई जिक्र इनकी रचनाओं में नहीं मिलता। फिर भी कैंटरबरी टेल्स में न केवल इंग्लैंड के तत्कालीन सामाजिक जीवन की, सोशल लाइफ की, यूरोपियन जीवन में हो रहे महत्वपूर्ण चेंजेस, परिवर्तनों की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। इस समय तक रोम के चर्च में व्याप्त जो करप्शन था, भ्रष्टाचार की ओर लोगों का ध्यान जाने लगा था। यत्र तत्र पादरियों के अचारित्रिक त्रुटियों की खरी आलोचना भी होने लगी थी। धर्म द्वारा व्यापक रूप से प्रभावित यूरोपीय विचारधारा में यह महान परिवर्तन का लक्षण था, जिसे हम कैंटरबरी टेल्स में भी देखते हैं। साथ ही साथ लोगों का ध्यान अब पारलौकिक बातों से हटकर भौतिक जगत की समस्याओं तथा दैनिक जीवन के सुख दुख की ओर जाने लगा। यूरोपीय जीवन दर्शन की यह महत्वपूर्ण प्रवृत्ति भी कैंटरबरी टेल्स तथा चौसर की अन्य रचनाओं में परिलक्षित होती है। मध्ययुगीन साहित्य अधिकांशतः कल्पना प्रधान था या आध्यात्म तथा नैतिकता की शिक्षा देने का माध्यम मात्र था। चौसर ने उसे वर्ग तथा नैतिकता के आग्रह से मुक्त कर स्वतंत्र अस्तित्व दिया। साहित्यिक रचना में उनका उद्देश्य प्रधानतः जीवन के प्रति अपने व्यक्तिगत अनुभूतियों की मनोरंजक अभिव्यक्ति था। चौसर के साहित्य की सारी विशेषताएं लगभग 200 ईयर्स बाद यानी 200 वर्ष बाद एलिजाबेथन कालीन साहित्य में अपने पूरे निखार के साथ देखने को मिलता है। इस तरह हम उन्हें यूरोपीय पुनर्जागरण का आद्य अंग्रेजी कवि कह सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कहा जा चुका है, चौसर ने अपना साहित्यिक जीवन रोमन डे ला रोज के अनुवाद से प्रारंभ किया। रूपक शैली में प्रेम की व्याख्या प्रस्तुत करने वाला यह काव्य भिन्न ही नहीं अपितु परस्पर विरोधी प्रकृति के दो फ्रांसीसी कवियों की कृति है। स्वप्न में एक सुंदर उद्यान देखना, पुष्प देखना, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। चौसर की कई रचनाएं हमें फ्रांसीसी काव्य का प्रभाव देखते हैं। बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम तथा पार्लियामेंट ऑफ हाउस रूपक शैली में है। तीनों में वर्णित घटनाएं स्वप्न में देखी प्रतीत होती है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर रूपक शैली की इंग्लिश छोड़ दी है, आप इसको पता करिएगा। तीनों में वर्णित घटनाएं स्वप्न में देखी प्रतीत होती है। बुक ऑफ डचेस तथा पार्लियामेंट ऑफ हाउस में कवि दरबारी परंपरा के अनुसार प्रेम की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ट्रॉयस एंड क्रिसेड की कहानी बोकेशियो से ली हुई है। यह दुखांत काव्य चौसर के ऊपर पड़े इटालियन प्रभाव की पुष्टि करता है। ट्रॉयस एक निराश प्रेमी है जिसकी प्रेमिका क्रिसेड उससे अलग हो जाती है। चौसर ने लीजेंड ऑफ गुड विमेन की रचना, जैसा उसने स्वयं इसकी प्रस्तावना में कहा है, रानी एल्सेस्ट के यह शिकायत करने पर की कि उन्होंने क्रेसिड के चरित्र द्वारा पूरी स्त्री जाति पर अविश्वसनीय होने का आरोप लगाया था। इस अधूरी पुस्तक में लगभग 10 ऐतिहासिक तथा पौराणिक ख्याति प्राप्त नारियों का प्रशंसात्मक जीवन वृत्तांत है। चौसर की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना कैंटरबरी टेल्स है। अंग्रेजी समाज के विभिन्न स्तरों तथा पेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 30 तीर्थयात्री 30 पिलग्रिम्स जो कैंटरबरी नगर में टॉमस बैकेट की समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने जाने वाले हैं, एक सराय में एक इन में इकट्ठा होते हैं। रास्ते की थकान न खले और सबका मनोरंजन हो, इस पर विचार से सराय के स्वामी के सुझाव पर यह तय होता है कि प्रत्येक व्यक्ति 4 कहानियां 2 जाते समय और 2 लौटते समय कहे। जिसकी कहानियां सबसे अच्छी मानी जाएंगी उसे सभी लोग मिलकर उसी सराय में एक अच्छी दावत देंगे। कैंटरबरी की कहानियां चौसर की अपनी रचना न होकर पूरे यूरोपीय उपाख्यान साहित्य से ली हुई है। उसकी मौलिकता यात्रियों के चरित्र के सूक्ष्म अध्ययन में देखने को मिलती है। चरित्र चित्रण में उच्च कोटि की पटुता दिखाने के साथ अपने 30 यात्रियों के माध्यम से चौसर ने तत्कालीन ब्रिटिश समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने में भी प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की। कैंटरबरी टेल्स में हमें युग के सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। फ्रेंड्स, कैंटरबरी टेल्स के स्टोरी
बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही उसमें कॉमेडी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि इस पैसेज में लिखा है कि चौसर ने अपने कैरेक्टर्स के थ्रू कहानी और उस समय की जो सिनेरियो था उसको बताने का प्रयास किया। तो सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को कोर्स को एक बार टच कर लेना है, सारे चैप्टर्स को देख लेने हैं, उसके बाद हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे। वैसे तो देखिए ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना है कि पहले हम लोग का कोर्स कवर हो जाए, फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे, और दिन भी समय भी काफ़ी कम है। सो चौसर की एक अन्य विशेषता उनका उन्मुक्त हास्य है। यहाँ वह मानव चरित्र की छोटी बड़ी कमजोरियों पर हंसते हैं, वहीं उसे मनुष्य मात्र से उसकी सारी त्रुटियों के बावजूद अपार सहानुभूति भी है। इन्हीं कारणों से उनका साहित्य स्वस्थ तथा आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये जेफरी चौसर जो कि हम लोगों के जीआईसी सिलेबस के फर्स्ट राइटर हैं, उनके बारे में एक जानकारी थोड़ी बहुत हम लोग को मिल गई है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो बुक्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया है, अभी लास्ट में भी इसको शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ सारी चीज़ें देख लीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। एंड हमारे सेकंड है विलियम शेक्सपियर। तो सोच सकते हैं आप, विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या क्या नहीं कोई जानता वो हम लोगों को जानना है। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन विलियम शेक्सपियर। टाटा, बाय बाय।